विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। नाम है शुभम। आज कहानी जो पहलगाम में हमला हुआ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के द्वारा, उसके बाद भारत कैसे रिटेलिएट किया और भारत कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया, उसकी है। फिर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, मिलिट्री हमला करता है, और भारत उसको न्यूट्रलाइज उसको भी करता है। साथ में भारत कैसे उस पर मिलिट्री हमला करके उसके 6 एयर बेसेस को नस्तनाबूद कर देता है, तबाह करता है, तब जाकर पाकिस्तान घुटने टेकता है। इसके बीच में किस तरह कौन सा देश कैसे बढ़ा, आगे गया, उसकी है ये कहानी। शुरुआत होता है 22 तारीख से। 22 तारीख में जब भारत में आतंकवादी हमला हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था इसका कि भारत कैसे इसका बदला लेगा। भारत में लगभग सारी जनता भारत की वो 15 दिनों से लगातार मांग कर रही थी कि भारत सरकार अब कोई कदम उठाए। 15 दिन बीतने के बाद भारत सरकार एक ऑपरेशन सिंदूर चलाती है, घुसकर 9 जगहों को नस्तनाबूद करती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था बहावलपुर और मुरीदके। जब उस पर हमला हुआ तो पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को लगा कि भारत मेरे सीने पर वार किया है, इस वार का बदला हम अब भारत से लेंगे। अब भारत पर दबाव बनाने के लिए या भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पे गोलीबारी तेज कर देता है, मोर्टार दागने लगता है, बम वर्षा करने लगता है, लेकिन किसी को इसका अंदाजा नहीं रहता कि भारत भी उसका माकूल जवाब देगा। भारत लगातार उसका जवाब देते रहता है। भारत सरकार उसका जवाब दे रही है। एक तरफ विदेश मंत्री, विदेश सचिव के साथ में विदेश में बैठे लोग पर भारत अपना पक्ष मजबूती से रखता है। भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को यह बताते हैं कि भारत पर पाकिस्तानी समर्थित आतंकवाद हमला हुआ है और इसका बदला भारत लेगा, तो यूरोपियन यूनियन या कहे यूएनएससी ने भी एक प्रस्ताव पारित किया कि भारत अगर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। भारत हमला करता है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करता है। अब भारत और पाकिस्तान के बढ़ते उन्माद, युद्ध उन्माद कहें, और युद्ध के बीच अब सऊदी अरब के पास पाकिस्तान भागते भागते पहुंचता है और ओआईसी में कि अब इस्लामिक राष्ट्र ही पाकिस्तान की मदद कर सकता है। कि सऊदी अरब चूंकि भारत के खिलाफ नहीं जा सकता जिसे तुर्क गया था, क्योंकि तुर्की सीधे सीधे भारत के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था वो तुर्की का था या तो फिर चाइना का। तो तुर्की ओआईसी में पहुंचा और ओआईसी में महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब, वो चूंकि 2016 में नरेंद्र मोदी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुका था। यह सम्मान था किंग अब्दुल्ला साज। इससे सऊदी अरब नरेंद्र मोदी को 2016 में ही नवाज चुका था। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ या कहें कि भारत के खिलाफ खड़ा होना सऊदी अरब के लिए इतना आसान नहीं था। वो सोचा कि दोनों के बीच में समझौता किया जाए। जब भारत में जब सऊदी अरब के जूनियर विदेश मंत्री अडेल अल जुबैर जब भारत पहुंचते हैं 9 मई को, तो एस जयशंकर से मुलाकात करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े दिखते हैं। एक साझा बयान देते हैं एक साथ खड़े दिखने का कि हम आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों मजबूती से लड़ेंगे। 10 तारीख को सऊदी अरब जब देखता है कि भारत युद्ध विराम करने के पक्ष में नहीं है, या कहें कि भारत हमला बहुत पुरजोर तरीके से कर रहा है, इसको हटाने या कहीं इस पर पुनर्विचार करने के पक्ष में नहीं है, तब 10 मई को सऊदी अरब अपने दूसरे विदेश मंत्री, अपने सीनियर विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद को पाकिस्तान का दौरा कराता है। वहां जाते हैं 10 मई को और वो चाहते हैं कि ये यहीं पर ये रुक जाए या थम जाए। भारत पाकिस्तान के लाहौर में
एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुका है। भारत अब उसके 6 एयरबेसेस को तबाह कर चुका है, जिसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला करता है और जिसमें नूर खान, सियालकोट, सरगोदा, जकोबाबाद महत्वपूर्ण था। इससे पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मचता है। अब पाकिस्तान धीरे धीरे चाहता है कि भारत से किसी तरह का मध्यस्थता हो और ये यहीं पर खत्म हो, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर अपने शर्तों पर टेबल पर बैठना चाहता है। अब ये रिटेलिएशन लगभग पाकिस्तान एक तरफ उसका जनरल चाहता है कि परमाणु हमला किया जाए और एक तरफ पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व चाहता है कि भारत टेबल पर बैठे और इसको यही खत्म किया जाए। दोनों के बीच आपसी भेदभाव, आपसी मतभेद के बीच सऊदी अरब, अब पेंटागन और सऊदी अरब दोनों मिलकर अमेरिका को ये निर्देश देता है कि वहां एशिया में अब लगभग लगता है परमाणु हथियारों का चलन शुरू हो जाएगा, जिससे अमेरिका डरता है थोड़ा सा, यूरोपियन यूनियन भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि एशिया में परमाणु हमला एक दूसरे पर किया जाए जिससे हमारा व्यापार ठप पड़ जाए। अब तक जो जेडी वेंस, जो वहां के अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, जो कहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी हो रहा है इसमें अमेरिका कहीं कोई हिस्सेदार नहीं है, ना अमेरिका को इससे कोई मतलब है। वो दोनों आपस में समटे कि कैसे ये दोनों आपस में इस बात को सुलझाएंगे। लेकिन जैसे ही पता चला कि भारत और पाकिस्तान दोनों में परमाणु वॉर भी संभव है, हो सकता है, वैसे ही पेंटागन से यह खबर और सऊदी अरब के प्रिंस से यह खबर अमेरिका पहुंचता है। अमेरिका का साझेदार देश इजराइल पहले से भारत के पक्ष में है। अब भारत लगभग पूरी दुनिया को पहले ही मना चुका था वहां के हमला का रिटेलिएशन के लिए। अब यह भारत तैयार था कि अब हम समझौता तभी करेंगे जब हमारी शर्तों पर यह समझौता होगा। पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से बात करना चाहता है, लेकिन तभी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक साथ फोन बजता है। एक तरफ राजनीतिक नेतृत्व तो दूसरी तरफ रावलपिंडी में बैठा आईएसआई का प्रमुख और कहें कि जनरल मुनीर, दोनों पर ये फोन बजता है जहां मिलिट्री ऑपरेशन का जहां वो अड्डा है रावलपिंडी। दोनों तैयार होता है कि ठीक है हम इसको खत्म करते हैं। ये चौधराहट यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इजराइल और कोई किया नहीं, ये आपस में बैठ के संभव हो पाया। लेकिन चीन यहां पर कहीं दिखता नहीं है। ये पूरे कार्यक्रम में चीन कहीं नहीं है। चीन सोचता है कि इतना हम मेहनत किए, इतना सब कुछ हम किए और मेरा यहां कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। इनको पार्टी नहीं बनाया गया, तब चीन की वजह से जनरल मुनीर ये युद्ध विराम जो शाम के 5:35 पर हो चुका था, जिसको ट्रंप पहले ही ट्वीट कर चुका था, अब चीन के वजह से रिटेलिएशन होता है और पाकिस्तान वापस से फिर से सीजफायर का उल्लंघन करता है। करना क्या था, भारत वापस से माकूल जवाब देता है। एक साथ सब जगह फोन बजता है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका था। पाकिस्तान को यह भरोसा दिया गया कि IMF जो अब लोन देगी, अब तुमको $1 बिलियन का मदद जरूर होगा। हुआ भी वैसा ही। भारत के विरोध के बावजूद भी पाकिस्तान को $1 बिलियन का मदद मिला IMF की तरफ से और ये युद्ध यहीं पर विराम लगभग लग गया। लेकिन कहते हैं कि भारत जब पूर्ण विराम करने चला था तो युद्ध विराम पर ही क्यों रुका। लगता है कि भारत की जनता इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि युद्ध विराम हो। लेकिन हकीकत में भारत की इकोनॉमी अभी स्टेबल नहीं है। अगर युद्ध थोड़ा दिन और खींचता या चलता तो जो हमारे यहाँ जो कमजोर लोग हैं वो शायद और कमजोर पड़ते और तकलीफ में होते। और अभी सही वक्त मुझे नहीं लगता है कि अभी पाकिस्तान के साथ एक ऐसे युद्ध में उलझना था जिसका कोई अपना वजूद नहीं है। इस युद्ध में उलझने से उसका कोई घाटा नहीं होना, ये भूखा नंगा देश है। लेकिन भारत अभी उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है, उभरती हुई इसकी सामरिक क्षमता है। इस क्षमता को वो दिखाना चाहता था विश्व पटल पर, जो कि वो दिखाया भी। पूरा विश्व मंच कहें कि भारत के पक्ष में आके खड़ा हो गया था। पाकिस्तान अलग थलग पड़ा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका एस जयशंकर, अजीत डोभाल जैसे लोगों ने निभाई और इसका प्रत्युत्तर तरीके से दिया।
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तांडव हुआ था, तांडव सोंथ के साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था भारतीय सेना के द्वारा, यह तांडव भारत 4 दिन लगातार पाकिस्तान के ऊपर करता रहा, तब जाकर पाकिस्तान घुटने टेका। और आज पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो बदला लेने की आस रखे भी तो पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के हाथों से अब ये छूट चुका है तीर। अब ये तीर अब भारत के पास है। अब जब भारत चाहे तब उस पर वापस से हमला कर सकता है। जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बहेगा और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इतना ही काफी था नरेंद्र मोदी को कहने के लिए। पाकिस्तान थम गया है और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ होगा। लेकिन पाकिस्तान एक भूखा देश, जिसके पास ना कोई अपने सोच है ना अपना कोई भविष्य, वो ऐसे ही भारत को तंग और तबाह लगता है करता रहेगा, लेकिन भारत समय समय पर उसको जवाब देता रहेगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियोज, नई कहानी में फिर एक नए दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।